आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चर्चा में बालेन शाह का पुराना रैप वायरल, लोग बोल रहे हैं आप हो नेपाल के अगले पीएम। नेपाल के पीएम ओली का इस्तीफा, विद्रोह के बाद छोड़ी गद्दी। गुरदासपुर में बाढ़ पीड़ितों से मिले मोदी, पंजाब को 1600 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान। इजराइल क्यों चाहता है लोग गाजा को खाली कर दे। दुनिया खामोश ना बैठे, पुतिन को जवाब दे। ब्राजील के बाद चीन ने भी खोल लिया ट्रंप के टैरिफ का जुगाड़। रांची में 99,999 में पहुंचा सोना, चांदी में गिरावट। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, अमिताभ बच्चन की इस बात ने जीत लिया फैंस का दिल। तानिया और गौरव ने निकाली कुनिका पर भड़ास, नॉमिनेशन टास्क में सुनाई खरी कोटी। और बैटिंग आसान होगी या बॉलर्स का चलेगा सिक्का, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच कैसी होगी। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद बालेंद्र शाह, जिन्हें बालेन भी कहा जाता है, उनको अगला पीएम बनाने की चर्चा हो रही है। उनके द्वारा गाए हुए एक रैप की लिरिक्स भी वायरल हो रही है। इस रैप में उन्होंने नेपाल सरकार की जमकर और खुलकर आलोचना की थी। नेपाल में सोशल मीडिया बैन हटने के बाद भी जेनजी युवाओं का हिंसक प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के निजी आवास, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन में घुसकर तोड़फोड़ की है। इसके बाद ही संसद भवन में आग लगा दी। बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, गृह मंत्री समेत कई मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी बीच अब नेपाल के चर्चित नेता और काठमांडू महानगर के मेयर बालेन शाह का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। मांग की जा रही है कि इन्हीं को नेपाल का अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए। सोशल मीडिया पर बैन को लेकर शुरू हुआ प्रोटेस्ट अब बड़े संवैधानिक संकट में बदल गया है। प्रदर्शन के पहले दिन तो सोशल मीडिया मुद्दा बना रहा, लेकिन इस पर से बैन हटने के बाद दूसरे दिन पूरे फोकस केपी ओली की सरकार को गिराने में शिफ्ट हो गया। केपी ओली ने हालात देखते हुए इस्तीफा दे दिया है। उनसे आर्मी चीफ ने भी इस्तीफा की मांग की है और नेपाली कांग्रेस ने भी उन्हें यही सलाह दी थी। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी उनके दफ्तर में घुस गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पीएम ओली ने अपने इस्तीफे वाली चिट्ठी राष्ट्रपति को सौंपी है। देश में लगातार चल रही हिंसा और विद्रोह की वजह से उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। उनके 4 कैबिनेट मंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि ओली इसके बाद दुबई जा सकते हैं। सुबह ही सोमवार को 19 प्रदर्शनकारियों की मौत से गुस्साई भीड़ ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निजी आवास फूंक दिए और मंत्रियों को उनके घर में ही बंधक बना डाला, जिसके बाद उन्हें चॉपर से रेस्क्यू किया गया। पड़ोसी देश नेपाल में सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने से शुरू हुई विद्रोह की चिंगारी अब पूरे नेपाल में ललक रही है और अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थिति यह है कि नेपाल के तमाम इलाकों में नई पीढ़ी के युवा हाथों में पत्थर और लाठी डंडे लेकर घूम रहे हैं। उन्हें नियंत्रित करने में पुलिस के पसीने छूट गए हैं। उन्होंने संसद भवन में घुसकर इसमें आग लगा दी और बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हाई प्रोफाइल लोगों के घरों में तोड़फोड़ भी की। पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे करने के बाद पीएम मोदी ने गुरदासपुर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों और बाढ़ पीड़ितों और आपदा मित्रों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्हें फोटो प्रदर्शनी के जरिए राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री को बाढ़ की स्थिति के बारे में भी बताया गया। पीएम ने जवानों और आपदा मित्रों के अभियानों की तारीफ की और उनका हौसला भी बढ़ाया। इस दौरान पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील झाकर, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू समेत अन्य भाजपा नेता व अधिकारी मौजूद रहे। सुनील जाखड़ ने प्रधानमंत्री मोदी को बाढ़ की वजह से बर्बाद हो चुकी फसलों के बारे में जानकारी दी। वहीं बाढ़ प्रभावित लोगों और किसानों ने भी अपना दर्द मोदी के सामने रखा। बाढ़ पीड़ितों से रूबरू होने के बाद पीएम मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इसके बाद पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इजराइल
इजराइल की सेना ने गाजा शहर के निवासियों को एक नए हमले से पहले वहां से निकलने का आदेश दिया है। इजराइल के नवीनतम सामूहिक निकासी आदेश में गाजा के दूसरे सबसे बड़े शहर खान यूनिस में 2,50,000 विस्थापित लोगों को वहां से चले जाने को कहा गया है, क्योंकि इजराइल दक्षिणी गाजा में नए सिरे से हमले कर रहा है। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब गाजा पट्टी के दक्षिण में रफा और उत्तर में गाजा शहर के सुजाइया इलाके में फिलिस्तीनी भीषण लड़ाके में फंसे हुए हैं। यह इजराइल के एक योजनाबद्ध अधिग्रहण का हिस्सा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा हो गई है। इससे पहले इजराइल ने चेतावनी दी कि यदि हमास ने अपने बंधकों को रिहा नहीं किया तो वह इस क्षेत्र में अपने सैन्य हमलों को बढ़ा देगा। 10 लाख की आबादी वाले इस शहर के निकासी कई सप्ताह से हमले की भी आशंका जता रही थी, क्योंकि इजराइल सरकार ने हमास के उस स्थान पर घातक प्रहार करने की योजना बनाई है जिससे वह इस उग्रवादी समूह का हिस्सा बचाकर गर्व बताती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मैं गाजा के निवासियों से कहता हूं कि इस अवसर का लाभ उठाएं और मेरी बात को ध्यान से सुनें। आपको चेतावनी दी गई है, वहां से चले जाएं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को एक गांव पर रूस की ओर से बरसाए बम के कारण हुई जनहानि पर दुख जताया है। उन्होंने EU, अमेरिका और G20 का आह्वान करते हुए गुहार लगाई है कि अब समय आ गया है कि दुनिया खामोश ना बैठे और मॉस्को को इसका जवाब दे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपना दुख और रोष जताते हुए कहा कि डोनेत्स्क क्षेत्र के यारोवा के ग्रामीण बस्ती पर हवाई बम से रूस का एक बेहद क्रूर हवाई हमला था। सीधे आम लोगों को निशाना बनाया गया, ठीक उसी समय जब उन्हें पेंशन वितरित की जा रही थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 20 से ज्यादा लोग मारे गए। पीड़ितों के पर सभी परिवारों और परिजनों के प्रति मेरी संवेदना है। फिर उन्होंने ललकारते हुए अंदाज में कहा, ऐसे रूसी हमलों को दुनिया की ओर से उचित जवाब दिए बिना नहीं छोड़ा जाना चाहिए। रूसी नए कड़े प्रतिबंधों और नए प्रहारों से बचते हुए जिंदगियां तबाह करते रहते हैं। दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए, दुनिया को निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से जवाब की जरूरत है, यूरोप से जवाब की जरूरत है, G20 से जवाब की जरूरत है। रूस को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। ब्राजील के बाद चीन ने भी अमेरिका को एक्सपोर्ट के आंकड़े जारी कर दिए हैं। अगस्त में चीन से अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट में 33% की गिरावट आई है। यह हाल के वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट है। इस दौरान अमेरिका से चीन का आयात भी 16% गिर गया, लेकिन चीन ने काफी हद तक इसकी भरपाई कर ली है। उसने यूरोपियन यूनियन, आसियान देशों और अफ्रीका को एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। इसके बावजूद अमेरिका चीन के सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट बना हुआ है। पहले 7 महीनों में अमेरिका ने उसका एक्सपोर्ट 243 अरब डॉलर रखा, जबकि यूरोपीय देशों के मामलों में यह 541 अरब डॉलर पहुंच गया। अमेरिका और चीन के बीच कई साल से ट्रेड वॉर चल रहा है। अप्रैल में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने की घोषणा की थी तो सबसे ज्यादा हंगामा चीन ने किया था। दोनों देशों ने एक दूसरे पर जमकर टैरिफ लगाया और एक समय यह 145% तक आ गया था, लेकिन बाद में दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट हो गया। फिलहाल चीनी सामान पर अमेरिका में 30% टैरिफ लगाया गया है। अगस्त में चीन से EU को एक्सपोर्ट 10.4% बढ़ गया है। इसी तरह आसियान देशों को भी चीन के एक्सपोर्ट में 22.5% और अफ्रीका को 26% की तेजी आई है। अगर आप भी गहने बनवाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार यहाँ रेट जरूर चेक कर ले। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार हलचल देखने को मिल रही है और बिना सही जानकारी के खरीदना नुकसानदायक हो सकता है। झारखंड की राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 99,999 रुपए और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 1,05,000 रुपए है। वहीं प्रति किलो चांदी 1,37,000 रुपए के भाव से बेची जा रही है। रांची ज्वेलरी एसोसिएशन के अनुसार सोने की कीमतों में स्थिरता और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है। आज चांदी 1,37,000 रुपए प्रति किलो के भाव से बेची जा रही थी, जबकि कल सोमवार को चांदी 1,38,000 रुपए प्रति किलो के भाव से बेची गई थी, यानी इसकी कीमतों में 1,000 रुपए की गिरावट आई है। रांची में 22 और 24 कैरेट सोने की कीमतों में स्थिरता देखी जा रही है। 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम कल 99,999 रुपए का था, जबकि आज इसकी कीमत 99,999 रुपए ही है।
यानी इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं सोमवार को 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोना 1,05,000 रुपए के भाव से खरीदा गया था। आज इसकी कीमत 1,05,000 रुपए है, यानी इसके भाव में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। अमिताभ बच्चन दशकों से सिल्वर स्क्रीन पर राज कर रहे हैं, लेकिन उनका जादू यहीं नहीं रुकता। 82 साल की उम्र में भी सुपरस्टार न सिर्फ फिल्मों और टेलीविजन के जरिए बल्कि अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी फैंस को रोजाना मंत्रमुग्ध करते रहते हैं। उनका ताजा पोस्ट एक बार फिर इसका सबूत है। इसने फैंस को गहराई से प्रभावित किया और उन्हें एक साधारण सच्चाई की याद दिलाई। अमिताभ बच्चन ने लिखा, संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है और इसका डरकर सामना करना ही होगा। एक्स पर बिग बी ने लिखा, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, संघर्ष करते रहो। यह पोस्ट वायरल हो गई है क्योंकि उनके शब्दों ने लाखों लोगों के दिलों को छू लिया जो उनसे प्रेरणा लेते हैं। एक यूजर ने कमेंट किया कि जहां संघर्ष नहीं वहां ताकत नहीं। एक और ने लिखा, जिंदगी एक चुनौती है, इसे हर दिन स्वीकार करें। इसी तरह ये दिलचस्प बनती है और इससे पार पाकर यह सार्थक बनती है, आपकी तरह। बिग बॉस 19 के लेटेस्ट नॉमिनेशन टास्क ने घर में अब तक बने रिश्तों में दरार डाल दी है। घर में रिश्ते पूरी तरह से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुनिका ने तानिया की मां का नाम जिस तरह से टास्क में इस्तेमाल किया, इससे पूरा घर उनके खिलाफ हो गया। मौका मिलते ही तानिया और गौरव ने कुनिका पर अपनी भड़ास निकाली। मेकर्स की तरफ से एक नया प्रोमो शेयर किया गया है जिसमें गौरव और तानिया कुनिका को खूब खड़ी खोटी सुना रहे हैं। तानिया ने कुनिका का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें जली कटी बातें सुनाना शुरू किया। तानिया ने कहा, ये कौन सी दुनिया का सच है जिसमें एक लड़की को इस बेसिस पर जज किया जा रहा है कि उसने कितना संघर्ष किया है। क्या आप आए हो मेरा स्ट्रगल देखने? किसी की मां के बारे में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बोलोगे तो कब तक सहेगा? अपने लिए ये सुनकर कि मुझे बिग बॉस की टीम क्यों लेकर आई, तब भी मैंने पलटकर जवाब नहीं दिया। ये है मेरी मां की परवरिश। खिताब का प्रबल दावेदार भारत एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में यूएई के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। 10 सितंबर को यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर होगा। यह एशिया कप 2025 का दूसरा मुकाबला होगा। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ दूसरी बार भारत और यूएई की भिड़ंत होगी। 2016 एशिया कप में दोनों देशों के बीच मुकाबला हुआ था। अब 9 साल बाद एक बार फिर भारत और यूएई भिड़ने के लिए तैयार है। दुबई में एशिया कप का मुकाबला फ्रेश पिच पर होगा। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद यहां कोई मुकाबला नहीं खेला गया है। तब स्पिन गेंदबाजों के लिए काफी मदद थी। हालांकि नई पिच पेसर्स को मदद कर सकती है, लेकिन गेंद पुरानी होने के बाद बैटिंग आसान हो जाएगी। यहां अभी तक 93 T20 इंटरनेशनल मैच हुए हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम का औसत स्कोर 145 रन है।